हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। आज हम ईएमआरएस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ टीचिंग्स, यानी कि जिसको हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या फिर फॉर्मूलाज ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, ये टॉपिक आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जब भी हम टीच करते हैं, जब भी हम शिक्षण करते हैं, तो शिक्षण करते टाइम पे काफ़ी सारे सूत्रों को ध्यान में रखा जाता है। वो सूत्र कौन से हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिम्स का सिंपल मतलब होता है रूल्स। रूल्स यानी कि कुछ नियम, कुछ सूत्र। किसी भी चीज़ के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, वैसे ही पढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या है, वो हमको पढ़ने हैं और यहाँ से आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे जुड़ा हुआ, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एचएन अध्ययन का जो हमारे कोर्सेज हैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप अगर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आप एलटी ग्रेड की, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स चाहिए, आपको है ना क्लासेस चाहिए, आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास में काफ़ी सारे बैचेस है, जैसे कि यूजीसी नेट में आपके पास में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट और पेपर 1 दोनों का बैच है, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज पूरी क्लास मिलेगी, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, 5 टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो यूजीसी नेट का ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, आपके नेट के पीवाईक्यू पे बेस्ड बनाए हुए नोट्स है और 1 to 10 यूनिट्स आपके यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। आप अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो हिंदी साहित्य यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो फाउंडेशन बैच है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। इसमें फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो 1 to 10 यूनिट्स जो है वो आपकी पूरी क्लास जो है वो कवर करवाई जाएगी, रिविजन के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे और पीवाईक्यू क्लास भी आपको इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है, ये आपका हिंदी साहित्य का फाउंडेशन बैच रहेगा 2025 दिसंबर के लिए। आप अगर पेपर 1 का बैच लेना चाहते हो यूजीसी नेट का, तो आप ले सकते हो दिसंबर 2025 के लिए। इसमें भी आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू सेशंस मिलेंगे, रिवीजन के सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और बाइलिंगुअल कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 का कोर्स है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको अगर जेआरएफ का महापैक चाहिए, जिसमें 10 प्लस कोर्सेज जो है, 10 प्लस जेआरएफ के बैचेस आपको दिए जाएंगे एक ही पैक के अंदर, चाहे वो टेस्ट का बैच हो, चाहे वो नोट्स का बैच है, चाहे वो रिवीजन का बैच है, चाहे प्रैक्टिस का बैच है, चाहे अन्य सभी अपकमिंग बैचेस है, सारी चीजें आपको 10 प्लस जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ एक ही बैच में दिया जाएगा। ये आप पूरी कंप्लीट क्लासेस वगैरह सब कुछ यहाँ से देख सकते हो, ये इसकी प्राइस रहने वाली है। ठीक है, आपको हिंदी साहित्य के अगर नोट्स चाहिए, 1 to 10 यूनिट्स के फुल नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स है 200 पेजेस के और 1 लाइनर्स है 40 पेजेस के, ये इसका प्राइस है। आप हमारे एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको है ना हिंदी साहित्य का जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चाहिए, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। यूजीसी नेट की पूरी क्लासेस मिलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, एक बैच है हमारे पास में पीवाईक्यू का, यूजीसी नेट का बैच, जहाँ पे पिछले 5 सालों के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये इसका प्राइस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। आगे अगर आपको कॉमर्स का बैच चाहिए प्लस पेपर 1 दोनों का बैच चाहिए तो भी आप ले सकते हो, यूनिट वाइज क्लासेस और क्लास नोट्स है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो ये सारे बैचेस है यूजीसी नेट को लेकर। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे ईएमआरएस के भी कोर्सेज को ले सकते हो। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आप वो कोर्सेज भी यहाँ पे एनरोल जो है वो कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे कोर्सेज है हमारे एप्लीकेशन पे, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ हमारा एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन का, उसको डाउनलोड करना है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9450403952। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। आप हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, ये कोर्सेज की जानकारी थी। हम अब क्लास को शुरू करते हैं हमारे फॉर्मूला ऑफ टीचिंग या फिर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स का मतलब मैंने बता दिया, रूल्स होते हैं। रूल्स यानी कि कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं पढ़ाने के। अब वो नियम क्या है, सबसे पहला नियम कहता है फ्रॉम नोन टू अननोन। भाई हमको शिक्षण कैसा करना चाहिए, हमेशा पढ़ाई की शुरुआत उन चीजों से करें जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं और फिर नई जानकारी से उसको जोड़ के समझाएं। यानी कि जो चीज नोन है, जो चीज बच्चे को पहले से पता है, वहां से जो चीज
अननोन है, जो जिस बच्चे को नहीं पता है उसकी पढ़ाई वैसी होनी चाहिए। जो पता है बच्चे को आप वहां से शुरुआत करो अपनी पढ़ाई की, अपनी टीचिंग की, अपने शिक्षण की, और फिर जो चीज नहीं पता है बच्चे को वो नई नई जानकारियां उसको देते चलो। तो शिक्षण हमेशा, आपकी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत हमेशा जो है ना चीजें जिसको विद्यार्थी पहले से जानता है वहां से लेकर जिसको विद्यार्थी नहीं जानता है या कोई नई जानकारी है फिर आप बच्चे को लेकर जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, चाइल्ड नोज काउ देन इंट्रोड्यूस बफेलो। अगर बच्चे को काउ के बारे में पता है तो पहले जो पता है वो उसको बताओ, उसके बाद में जैसे बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, वो उसको नहीं पता है तो फिर वो बताओ। तो जो चीज बच्चे को नोन है हमको पढ़ाते टाइम पे सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी चाहिए, और फिर अननोन फैक्ट्स, अननोन चीजें बच्चे को बतानी चाहिए। तो पहला नियम क्या हो गया, नोन टू अननोन का, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, सरल से जटिल की तरफ हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। सरल चीजें से शुरुआत करें और जटिल विषयों तक बाद में पहुंचे। सिंपल फैक्ट्स हमको सबसे पहले करवाने चाहिए, देन मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, यानी कि सबसे पहले हमको बच्चे को सरल चीजें करवानी चाहिए। आप अगर शिक्षण कर रहे हो, आप अगर पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने में ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले ही जाते ही बच्चे के सामने डिफिकल्ट टास्क जो है वो रख दो, ताकि बच्चा आपको देख के, आपके टास्क को देख के घबरा जाए, उसका पढ़ने का ही मन ना करे। ऐसा नहीं करना है, हमको सबसे पहले सरल चीजें जो है वो बच्चे के सामने रखनी है, ताकि सरल चीजों से वो एटलीस्ट शुरुआत करे, और फिर धीरे धीरे हमको लेवल जो है वो बढ़ाना है। फिर धीरे धीरे हमको कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल चीजें भी बच्चों के सामने रखनी है, लेकिन शुरुआत हमेशा सरल चीजों से करनी है। तो आपकी जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, सरल से लेकर जटिल तक होना चाहिए, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपका नियम हो गया। एग्जाम्पल दिया हुआ है, टीच एडिशन बिफोर अलजेब्रा। आप अगर मैथ्स के टीचर हो तो आप सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाओगे, आप क्या सबसे पहले बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दोगे, सबसे पहले बच्चे को अलजेब्रा पढ़ा दोगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दोगे? नहीं, सबसे पहले हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम बच्चे को बेसिक्स करवाएंगे ना। बच्चा छोटा है, उसने पता ही नहीं है उसको मैथ्स क्या होती है, हम उसको पहले एडिशन सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाएंगे, उसके बाद में ही तो ये जो डिफिकल्ट, ये जो जटिल कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे। तो यही बोला हुआ है कि पहले सरल चीजें बच्चे के सामने रखो, फिर धीरे धीरे अपनी चीजों को जटिल यानी कि हार्ड करते जाओ। तो सरल से जटिल की तरफ आपकी शिक्षण कार्य होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आपको बच्चे को पढ़ाना है, ठोस से अमूर्त की तरफ आपका शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये तीसरा नियम कहता है। अब ठोस से अमूर्त का क्या मतलब है, अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्क्रीट शब्द का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट शब्द का मतलब है ऐसी चीजें जो कि ठोस है, ठोस यानी कि वास्तविक वस्तु है, ऐसी वस्तु है जो कि वास्तव में है, जो कि रियल में प्रेजेंट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले बच्चे को वो ठोस चीजें, वो वास्तविक वस्तुओं के बारे में ज्ञान देना चाहिए, और उसके बाद में फिर हमको बच्चे को अमूर्त विचारों के बारे में ज्ञान देना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान जो है वो बाद में देना चाहिए। अमूर्त यानी कि ऐसी चीजें जो कि वास्तव में प्रेजेंट नहीं है। हम अगर बात करें, हम एंगर की बात करते हैं, गुस्से की बात करते हैं, क्या गुस्सा आपको दिखता है, क्या आप उसको टच कर सकते हो, क्या नहीं ना? तो फिर आपको लव जो है, क्या ये दिखता है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। तो हमको पहले बच्चे को वास्तविक वस्तुएं बतानी चाहिए, जिसको वो देख सकता है, वो टच कर सकता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले देखेगा तो वो देखी हुई चीजें उसको समझ में आएगी। उसके बाद में फिर जो अनदेखी चीजें हैं, जैसे कि एंगर हो गया, कोई भी फीलिंग हो गई, कोई भी इमोशन हो गया जो उसने कभी देखा नहीं है ना, तो उसने कभी टच नहीं करा है, तो वो चीजें, वो जो अमूर्त विषय है, वो जो अमूर्त विचार है, वो उसको बाद में समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपका जो शिक्षण कार्य है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होना चाहिए, ठोस से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। पहले बच्चे को ठोस चीजें बताओ जिससे वो उसको देख सके, उसको टच कर सके, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो अमूर्त चीजें हैं, जो चीजें वास्तव में प्रेजेंट नहीं है, फिर उसको समझाओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, शो रियल फ्रूट देन टीच नंबर्स एंड काउंटिंग। अब क्या बच्चे को 1 2 3 4 आप दिखा सकते हो, ऐसे काउंटिंग में 1 2 3 4 लिख तो सकते हो, पर 1 2 3 4 क्या है? जैसे बच्चे को एप्पल तो दिखा सकते हैं हम, है ना, लेकिन क्या 1 2 3 4 ऐसे कोई काउंटिंग कोई चीज है जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं है ना। तो यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले बच्चे को आप जैसे 2 एप्पल दो, है ना, एप्पल तो वो देख भी सकता है, टच भी कर सकता है, तो उसको फिर 2 एप्पल दिखाओ, वो टच करेगा, वो अपने हाथों में पकड़ेगा, और फिर उसको काउंटिंग करवाओ कि ये है 1 एप्पल, ये है दूसरा एप्पल, तो कितने हो गए टोटल? 2 एप्पल। तो अब 2 क्या है, 2 क्या कोई चीज है जिसको वो देख सकता है या टच कर सकता है? नहीं, बस वो हमको पता है कि नंबर्स होते हैं जो हम 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है, पहले बच्चे को रियल फ्रूट दिखाओ, और फिर रियल फ्रूट से फिर जो चीजें हैं जो उसको नहीं है ना दिख सकती है, जैसे काउंटिंग हो गया, फिर वो उसको आगे बढ़ाओ कॉन्सेप्ट को। तो ठोस से अमूर्त की तरफ आपका
शिक्षण कार्य होना चाहिए। चौथा नियम क्या कहता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आपका शिक्षण कार्य होना चाहिए। आपका शिक्षण कार्य विशेष से सामान्य की तरफ होना चाहिए। विशेष यानी कि पर्टिकुलर, जनरल यानी कि सामान्य। सामान्य क्या होता है, सामान्य का मतलब होता है, जनरल का मतलब होता है यूनिवर्सल। कोई भी एक चीज जो सबके लिए सामान्य है, कोई भी एक चीज जो सबके लिए सार्वभौमिक है, सबके लिए सेम है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सामान्य है। इतने सारे शब्द मैंने यूज कर लिए। एक होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी कि प्रत्येक, यानी कि विशेष, विशेष यानी कि प्रत्येक, जो हर चीज के लिए अलग अलग है, हर इंसान के लिए वो चीज जो है वो अलग अलग है। तो आपका शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए, शिक्षण कार्य पहले विशेष उदाहरण दे, उसके बाद में सामान्य सिद्धांत बच्चे को बताएं। विशेष उदाहरण कैसे हो गए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अर्थ जो है वो गोल होती है, पृथ्वी जो है वो गोल है, वीनस जो प्लेनेट है वो भी गोल होता है, और मार्स जो प्लेनेट है वो भी गोल है, और मरकरी जो प्लेनेट है वो भी गोल है। तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि जितने भी हमारे प्लेनेट्स होते हैं वो क्या सारे गोल होते हैं। यस मैम, सारे गोल होते हैं। ऐसे ही बोलेंगे ना बच्चे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने आपको पहले एक एक प्रत्येक एग्जाम्पल दिया, एक एक विशेष उदाहरण दिया। पहले अर्थ का उदाहरण दिया कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो गोल होती है। फिर वीनस का उदाहरण दिया कि वो भी गोल होता है, मरकरी भी गोल होती है, मार्स भी गोल होता है। इसका क्या मतलब है, तो फिर मैंने एक सामान्य सिद्धांत आपको बताया, एक यूनिवर्सल फैक्ट फिर मैंने आपको बताया कि इसका मतलब सारे ही जो प्लेनेट है वो हमारे गोल ही होते हैं। तो पहले हमने क्या करा, बच्चे को विशेष उदाहरण दिए, उन विशेष उदाहरण से हमने कोई एक सामान्य थ्योरी, सामान्य सिद्धांत बच्चे को समझाया। तो ये जो आपका चौथा नियम है वो क्या कहता है कि बच्चे को विशेष उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की तरफ लेकर जाओ, बच्चे को पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेकर जाना है। टीच स्पेसिफिक एग्जाम्पल फर्स्ट, हमको सबसे पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ाने चाहिए, विशेष यानी कि विशिष्ट जो उदाहरण है वो देने चाहिए, और फिर जो जनरल रूल्स है, जो सामान्य नियम है, सामान्य सिद्धांत है वो समझाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, पांचवा नियम बोलता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। आपका शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए, शिक्षण कार्य आपका हमेशा एनालिसिस यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ होना चाहिए, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, विश्लेषण का और संश्लेषण का मतलब क्या होता है। आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अगर पढ़ रखा है तो आपको इन दोनों शब्दों का मतलब आसानी से पता होगा। विश्लेषण क्या होता है, हमको अगर किसी भी चीज का विश्लेषण करना है, किसी भी चीज को अगर एनालाइज करना है तो कैसे करोगे आप, कोई भी अगर एक चीज है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, पहले तो उसके छोटे छोटे से भाग करोगे, छोटे छोटे से टुकड़े करोगे, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर आप पढ़ोगे, और फिर इसको कहते हैं विश्लेषण करना। और सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस होता है कि कोई भी चीज है उसके अगर कोई छोटे छोटे भाग है तो आप क्या करोगे, उन सभी छोटे छोटे भागों को एक करके जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद में कोई नई चीज का निर्माण करोगे, कोई न्यू चीज बनाओगे। तो ये होता है आपका सिंथेसिस यानी कि आपका संश्लेषण। अब एनालिसिस और सिंथेसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विश्लेषण और संश्लेषण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम दोनों में सेम ही बनाए। यहाँ पे बस हमने किस तरीके से डायग्राम बनाया, पहले मैंने पहले मैंने कोई भी एक बड़ी चीज लिया, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा, लेकिन संश्लेषण में मैंने क्या करा, कोई भी छोटी छोटी सी चीजें थी उन सबको जोड़ के कोई एक नई चीज मैंने बना दी। तो यहाँ पे ये नियम क्या कह रहा है कि हमको सबसे पहले बच्चे का विश्लेषण से लेकर संश्लेषण की तरफ उसको जाना चाहिए। विश्लेषण कैसे, कोई भी एक चीज है उसके छोटे छोटे हिस्से करके पहले उस चीज का गहन अध्ययन जो है वो बच्चे को करवाओ, उसके बाद में जो छोटी छोटी चीजें आपने तोड़ी है उसको जोड़ के कोई नई चीज का निर्माण करके और बच्चे की बुद्धि का विकास करो। ये होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ अपने शिक्षण कार्य को लेकर जाना। ठीक है, तो विषय को भागों में बांटकर समझाना और फिर उन भागों को वापस से जोड़ के संपूर्ण नई जानकारी बच्चे को देना। यहाँ आपका जो विश्लेषण से संश्लेषण का तरफ, ये इसका मतलब है कि भाई ब्रेक टॉपिक्स इनटू पार्ट्स, ये हो गया एनालिसिस, देन कंबाइन पार्ट्स फ्रॉम अ होल, ये हो गया आपका सिंथेसिस। ठीक है, आई होप पांचों आपको नियम समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ नियम क्या कहता है, होल टू पार्ट, इसको हम जेस्टल्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये जेस्टल्ट एक आपके सेना थिंकर है, उन्होंने ये दिया था, इसलिए इसका नाम जेस्टल्ट प्रिंसिपल है। अब होल टू पार्ट क्या होता है, इसमें हमने क्या करा, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ हम गए। अब इसका ही उल्टा कर दो कि हमको सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ जाना है। होल यानी कि कोई संपूर्ण चीज किसमें बनाई थी, संश्लेषण में बनाई थी, और पार्ट यानी कि चीज के छोटे छोटे टुकड़े
करना, छोटे-छोटे भाग करना, वो हमने किस में करा था? एनालिसिस में, विश्लेषण में करा था। तो अब एक तो होता है कि भई एक शिक्षण कार्य होता है, एक आपका शिक्षण का नियम होता है कि बच्चे को एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ लेकर जाना, और इसका ही उल्टा होता है कि बच्चे को सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ लेकर जाना, जिसको हम होल से पार्ट की तरफ लेकर जाने को भी कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैडम ये सारे ही प्रिंसिपल जो है वो सेम तरीके के हमको लग रहे हैं, सारे ही नियम, सारे ही सूत्र हमको बराबर लग रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारे ही सूत्र जो है वो आपको सेम लगेंगे। बस ये आपको, कोई भी आप टीचर बनोगे आगे जाके, ऑब्वियसली हम टीचर ही बनेंगे, तो इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको अपना शिक्षण कार्य जो है वो किस तरीके से करना चाहिए। आपको सिंपल से जटिल की तरफ जाना चाहिए। आपको जाननी हुई चीज जो है, बच्चे की नोन चीज जो है, उससे अननोन की तरफ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जो कॉन्क्रीट चीजें हैं, जो ठोस चीजें हैं, उससे आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीजों की तरफ जाना चाहिए। आपको विश्लेषण से सिंथेसिस की तरफ जाना चाहिए, आपको सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए। अब ये नियम में आप कौन सा नियम फॉलो करते हो, आपकी टीचिंग का स्टाइल कौन सा है, वो आपके अनुसार आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये वाला नियम 5वां पढ़ा, इसमें बोला है एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना, और छठा नियम इसका उल्टा कहता है कि सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ जाना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि मैडम हमको करना क्या है, सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ जाना है या एनालाइज करके फिर सिंथेसिस की तरफ जाना है। तो ये आपकी टीचिंग स्टाइल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका इसमें अपनाते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये जो 6th वाला पार्ट है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। 7th नियम जो है वो क्या कहता है? फ्रॉम एम्फिरिकल टू रेशनल। एम्फिरिकल टू रेशनल का मतलब क्या होता है? अनुभवों और आकलन से शुरुआत करें और फिर तर्क की ओर लेकर जाए। एम्फिरिकल यानी कि एम्फिरिकल का मतलब होता है अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस। तो पहले बच्चे को जो आपके वाकई में जो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, पहले हमको बच्चे को उसके उदाहरण देने चाहिए। उसके बाद में हमको बच्चे को तर्क या फिर लॉजिक या फिर रीजन या फिर रैशनैलिटी के बारे में पढ़ाना चाहिए। तो ये भी आपका एक शिक्षण का नियम होता है, टीचिंग का रूल होता है कि आपको बच्चे को सबसे पहले अनुभवों उससे ज्ञात करवाना चाहिए, उसके बाद में रैशनल चीजें तर्क की ओर लेकर जाना चाहिए। ये आपका 7वां नियम हो गया। 8वां नियम क्या कहता है? इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना, यानी कि आगमन विधि से निगमन विधि की तरफ जाना। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पार्ट में समझाया था, 4th वाले पार्ट में मैंने क्या समझाया था? पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना, यानी कि स्पेसिफिक से विशेष से सामान्य की तरफ जाना, ये समझाया था मैंने आपको। ये जो आपका इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाने का क्या मतलब है? डिडक्शन का मतलब होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग होती है आपकी, जिसका मतलब होता है कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है? ये कहती है कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमको पर्टिकुलर चीजें बच्चे को पढ़ानी चाहिए और फिर कोई सामान्य विशिष्ट ज्ञान जो है वो देना चाहिए, सामान्य सिद्धांत जो है वो बच्चे को देना चाहिए। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। जो 9th वाला नियम है वो क्या कहता है? हमको बच्चे को साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ लेकर जाना चाहिए। पढ़ाई पहले विद्यार्थी की मानसिकता और रुचि के अनुसार होनी चाहिए और फिर तार्किक रूप से होनी चाहिए। पहले आप बच्चे को साइकोलॉजिकल चीजें पढ़ाओगे और फिर उसके बाद में आप तर्क उसमें जोड़ के लॉजिकल चीजें पढ़ाओगे। टीचिंग शुड फर्स्ट मैच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मेंटल लेवल, और फिर हमको लॉजिकली आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका 9th नियम हो गया। और 10th नियम क्या कहता है? आपको एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की तरफ अपने शिक्षण कार्य को लेना चाहिए। पहले वास्तविक वस्तुएं बताएं, उसके बाद में फिर चित्र या फिर प्रतीक जो है वो दिखाएं। यानी कि सबसे पहले जो एक्चुअल चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं, जो वास्तव की चीजें हैं, वो सबसे पहले हमको बच्चे को बतानी चाहिए। उसके बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं, जो रियल नहीं है, उसके बाद में वो हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक पॉइंट हमने देखा था कि बच्चे को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना, यानी कि ठोस से अमूर्त की तरफ लेकर जाना। वो भी यही कहता है कि बच्चे को जो चीजें देखने योग्य है पहले वो बताओ, फिर जो बच्चा नहीं देख सकता है, जो अमूर्त चीजें हैं, वो समझाओ। तो ये भी यही पॉइंट कह रहा है, एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना। जो एक्चुअल रियल चीजें हैं पहले वो बच्चे को समझाओ, फिर जो रियल चीजें नहीं है वो बच्चे को समझाओ, है ना। जैसे हम अगर बात करें, आप अगर बच्चे को वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड की जानकारी देना चाहते हो तो आप वर्ल्ड का मैप दिखाओगे। क्या आप दुनिया पूरी बच्चे को दिखा सकते हो कि ये कंट्री यहाँ पे है, वो कंट्री यहाँ पे है? नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम बच्चे को एक जो वर्ल्ड, जो ग्लोब होता है, वो ग्लोब हम बच्चे को दिखाते हैं। ग्लोब में हम सारी चीजें, भाई यहाँ पे ये ओशियन है, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपकी कंट्रीज है, इतने कंट्रीज है, ये अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, चाइना है, ये सारी कंट्रीज हम पहले बच्चे को ग्लोब के ऊपर दिखाते हैं। ग्लोब तो बच्चा
बच्चा देख सकता है ना, वो तो एक्चुअल चीज है, वो तो रियल चीज है, वो उसको देख भी सकता है, वो उसको टच भी कर सकता है। उसके बाद में फिर हम बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव चीजें दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव चीजें कैसे? उसके बाद में फिर हम बच्चे को कोई भी वीडियो के अंदर जो है चीजें दिखा सकते हैं, या फिर उसके बाद में हम बच्चे को इमेजिनरी कहानियां बता सकते हैं कि अच्छा अमेरिका ने और उसने ऐसे लड़ाई करी थी, हिंदुस्तान ने और उसने ऐसे लड़ाई करी थी। फिर हम ये चीजें बता सकते हैं जो उसने कभी देखी नहीं है, जो सिर्फ रिप्रेजेंट करके आप उसको दिखा सकते हो। तो ये होता है एक्चुअल से रिप्रेजेंट की तरफ जाना। ये 10 नियम होते हैं। अब ये नियमों को आप किस तरीके से अपनाते हो वो आपकी टीचिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे ही नियम। सबसे पहले हमने पढ़ा नोन टू अननोन, यानी कि जो चीज बच्चा जानता है वहां से जो चीज उसके लिए नई है वहां तक उसको लेकर जाओ। दूसरा होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना चाहिए। तीसरा बोलता है ठोस से अमूर्त की तरफ हमारे शिक्षण कार्य होना चाहिए। चौथा बोलता है कि विशेष से सामान्य सिद्धांत हमको बच्चे को पढ़ाने चाहिए। पांचवा नियम जो है वो क्या कहता है कि हमको बच्चे को विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ लेकर जाना चाहिए, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ लेकर जाना चाहिए। सिक्स्थ वाला पार्ट बोलता है होल टू पार्ट हमको बच्चे को लेकर जाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले बच्चे को सिंथेसिस करवाओ, है ना, संश्लेषण करवाओ और फिर पार्ट की तरफ लेकर जाओ, विश्लेषण उससे करवाओ। सेवेंथ पॉइंट कहता है हमको सबसे पहले बच्चे को अनुभवों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, फिर तर्क बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को एम्पिरिकल ज्ञान दो, उसके बाद में रैशनल यानी कि उसके बाद में तर्क का ज्ञान दो। आठवां नियम क्या कहता है? बच्चे को आगमन से निगमन की तरफ हमको लेकर जाना चाहिए, इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल, सामान्य है ना, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बच्चे को लेकर जाना चाहिए। नाइन्थ नियम जो है वो क्या कहता है? पहले बच्चे को मानसिक चीजें पढ़ाओ, उसके बाद में जो तार्किक चीजें हैं वो समझाओ। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल आपका शिक्षण कार्य होना चाहिए। और 10th पॉइंट जो है वो क्या कहता है? बच्चे को एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की तरफ लेकर जाओ, जो चीजें वास्तविक है पहले वो समझाओ, उसके बाद में जो वास्तविक चीजें नहीं है वो बच्चे को समझाओ। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 10 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, 10 रूल्स जो हमने पढ़े, 10 मैगजिम्स पढ़े, फॉर्मूलाज ऑफ टीचिंग पढ़े, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके अपने रिव्यू जरूर से बताना। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी कोर्स आपको लेना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9450403952। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप हमसे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी, चाहे बैचेस को लेकर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई जनरल जानकारी है आप अगर लेना चाहते हो तो भी आप हमसे इस कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताया करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने रिव्यू जरूर से मुझे कॉमेंट बॉक्स में देकर जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।